Hello everyone, so I think I'm looking good, right? So today we are going to start JavaScript lectures. So I'm not going to cover a very basic thing, but if you comment, should I cover that basic things first, then I should move the advanced part, then I will do that as well. Okay, so JavaScript में हम अभी बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आप अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने वाले हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आप अगर कुछ एप्लीकेशन बनाते हो और आपको कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम प्रॉब्लम्स को टैकल करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट के जो बहुत ही एडवांस या बहुत ही हाईली यूजफुल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम कैसे समझेंगे वो इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करूँगा। और आज हम बेसिकली टाइप्स ऑफ कॉल बैक फंक्शंस लेने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप्स के कॉल बैक फंक्शंस होते हैं। कॉल बैक फंक्शंस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और अगर आप डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, तो उस पर आपको अगर कॉल बैक का नॉलेज है तो आप काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो, राइट। सो VS कोड में हम कुछ प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत देखेंगे भी। बाकी हम यूज़ करेंगे चैट GPT, क्योंकि मैंने नोट्स प्रिपेयर नहीं की है, तो चैट GPT से हम सारे के सारे फंक्शंस उठाएंगे, उनको समझेंगे, उनके कोड को यहाँ पे रन करके इवन मैं सारा का सारा अच्छे से एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ। बिकॉज अगर सब कुछ लिखने के लिए बैठता तो मे बी ये वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाता और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो मेरा जो मेन पर्पज़ है वो आपको चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है, राइट। सो इस पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें एग्जाम्पल वाइज कवर करता जाऊँगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, ओके। सो बेसिकली देखो, जब बात आती है कॉल बैक फंक्शंस के, तो दिमाग में एक चीज़ सोचो, कॉल बैक्स मतलब क्या, कि किसी चीज़ को हम बुला रहे हैं, मतलब एक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम कि एक मैं कोई टास्क करवा रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया। पर अगर उसी टाइम पे उस टास्क को कंप्लीट करने के बीच में अगर मुझे किसी और फंक्शंस की रिक्वायरमेंट हो गई, उस पर्टिकुलर टास्क के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे किसी दूसरे फंक्शंस की रिक्वायरमेंट हो गई, किसी दूसरे सब टास्क की रिक्वायरमेंट हो गई, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ अ कॉल बैक फंक्शन। जब हम फंक्शंस के अंदर दूसरा फंक्शंस एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, वो होता है हमारा कॉल बैक फंक्शंस, राइट। सो कॉल बैक फंक्शंस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंक्रोनस कॉल बैक्स होते हैं, एक असिंक्रोनस होता है। बट इनके भी वेरियस कैटेगरीज होते हैं, मतलब सब कैटेगरीज बोल सकते हो, जिस पे हमारे सिंपल कॉल बैक्स आते हैं, एनोनिमस कॉल बैक विद पैरामीटर्स, एरे मेथड कॉल बैक्स जैसे मैप मेथड, फिल्टर मैप मेथड वगैरह कैसे यूज़ करते हैं कॉल बैक्स पे। फिर हमारे एसिंक्रोनस कॉल बैक में सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल्स वगैरह मेथड आते हैं, ठीक है। फिर हमारे एरर फर्स्ट कॉल बैक आते हैं जो कि नोड जेएस में काफ़ी कॉमन है। कॉल बैक हेल आता है जो कैसे रिजॉल्व करते हैं, डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अवॉइडिंग कॉल बैक हेल, कैसे कॉल बैक हेल को कैसे अवॉइड करना है। प्रॉमिस कैसे लिखते हैं, जैसे क्लीनर अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। असिंक अवेट कैसे हैंडल करते हैं, असिंक्रोनस फंक्शंस कैसे होते हैं। मेन हम समझते हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के बीच में डिफरेंस। तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सिंक्रोनस फंक्शंस को हम इमीडिएटली कॉल कर देते हैं, कि जैसे हमारा कोई काम खत्म हुआ, हमने इमीडिएटली उसको बुला दिया और उसने हमारा काम करके दे दिया। असिंक्रोनस वाले में एक टाइम इंटरवल, एक दायरा दे देते हैं कि भाई इस टाइम के बाद तुम्हें आना है और मेरा काम करके जाना है, और या फिर हम उसको रिपीटेडली कॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ सकते हो वो asynchronous और asynchronous में। So synchronous callback function is a function that is executed immediately after the calling function has completed its execution। जैसे calling function अपने execution को ख़त्म करता है ना, तुरंत synchronous जो callback होते हैं वो trigger हो जाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि the callback function runs in the same thread as the calling functions and the program waits for the callback functions to finish before proceeding। Okay, so जैसे कि आप यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हो कि मैंने एक फंक्शन बनाया गेट मैपिंग नाम का, जिसपे जो हमारा नेम है ना, नेम इज़ अ पैरामीटर, जो कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो वहाँ पे जो नेम हम देंगे तो वो इस जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ना इस नेम पैरामीटर पे, वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो CB है ना, CB को आप एक आर्ग्यूमेंट की तरह देख रहे हो, बट दिस इज एक्चुअली आप एक पैरामीटर की तरह देख रहे हो, बट दिस इज एक्चुअली अ कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या है, ये CB जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है, इस CB फंक्शन ये करेगा क्या, ये CB फंक्शन हमारे ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। और ग्रीटिंग कर क्या रहा है, ग्रीटिंग हमारा, हाँ, ग्रीटिंग को हमने एज एन एनोनिमस फंक्शंस यहाँ पे ट्रीट किया है। जो ग्रीटिंग फंक्शन है ना, हमारे एक
एक एनोनिमस फंक्शन है जो कि जब हम जो हमारा ये जो मेन फंक्शन है ना गेट ग्रीटिंग्स, इसको जब हम कॉल कर रहे हैं उसी टाइम पे हमने इस एनोनिमस फंक्शन की डेफिनेशन दे दी जो कि है हमारा ग्रीटिंग फंक्शंस। तो जो हमने नेम दिया ना यहाँ पे, जैसे मैक्सिम दे दिया, अपना नाम भी दे सकते हो हरिओम या फिर जो भी है, तो वो नेम को क्या करेगा, ये गेट ग्रीटिंग फंक्शन क्या करेगा, पहले उस नेम को लिटरल स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे लिटरल स्ट्रिंग यूज़ किया, दैट मीन्स हम डायनामिकली स्ट्रिंग को यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने नेम को प्रिंट कराया, उसके बाद फिर जस्ट प्रिंट कराने के बाद, क्योंकि दिस इज एन सिंक्रोनस फंक्शन, तो जस्ट काम होने के बाद मैंने क्या किया, हमने इस सिंक्रोनस कॉल बैक को बुला दिया। सिंक्रोनस कॉल बैक हमारा क्या है, CB, तो CB के अंदर हमारा जाएगा क्या, ग्रीटिंग। बट ग्रीटिंग है क्या, तो ग्रीटिंग जो हमारा फंक्शन है ना, तो जैसे ही हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, हम क्या करते हैं, हम सीधा कॉल करते हैं अपने कॉल बैक फंक्शंस को। कॉल बैक फंक्शंस में हम यहाँ पे पैरामीटर भी दे रहे हैं, हम यहाँ पे पैरामीट्रिक कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, राइट, CB ऑफ ग्रीटिंग। अभी ये एक तरीके से हमारा एनोनिमस फंक्शन है, जो कि जब हम इस गेट ग्रीटिंग फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे हमने, क्योंकि यहाँ पे नेम नाम का पैरामीटर लिया, तो यहाँ पे मैंने इसका आर्ग्यूमेंट दे दिया मैक्सिम, और फिर जब इस जो हमारा ग्रीटिंग जो हमारा CB करके हमारा कॉल बैक फंक्शन है, वो क्या होल्ड करेगा, वो हमारा होल्ड करेगा एक पैरामीटर। तो उस पैरामीटर को मैंने यहाँ पे दे दिया, और उस पैरामीटर के हिसाब से मैंने इस एनोनिमस फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, राइट। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझ में आया, अगर फिर भी अगर डाउट है तो मतलब ये है कि जो हमारे सिंक्रोनस कॉल बैक होते हैं वो अपने मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं और इमीडिएटली हम कॉल बैक फंक्शंस को कॉल कर देते हैं। बट जो हमारा असिंक्रोनस कॉल बैक है, वो यहाँ पे जब देख रहे हो, जैसे हमारा असिंक्रोनस कॉल बैक लिखा हुआ है, जिस पे हमारा नेम, हमारा आर्ग्यूमेंट, नेम हमारा पैरामीटर, उसके बाद फिर हम ये जो CB नाम का जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है वो असिंक्रोनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक दायरा दे दिया, कि मैंने उसको क्या दे दिया, मैंने उसको एक टाइम दे दिया, कि भाई जो सेट टाइम आउट फंक्शंस के अंदर मैंने उसको डिफाइन किया, जो कि मैंने बोल दिया कि भाई ये फंक्शंस कुछ टाइम बाद या इमीडिएटली नहीं हो रहा है, मैं कुछ टाइम दे दिया कि भाई इस टाइम बाद ही तुम्हें एग्जीक्यूट हो रहा है, तुम्हें तुरंत नहीं ट्रिगर हो जाना है, मैं जो कहूँगा जिस टाइम पे बुलाऊंगा तुम्हें उस टाइम आना है। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, इसको 2 सेकंड दे दिया, 200 मिली सेकेंड्स मतलब 2 सेकंड्स, तो 2 सेकंड बाद ये फंक्शंस कॉल होगा और उसका एग्जीक्यूशन होगा, राइट। तो ये चीज़ें क्लियर हुई कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में डिफरेंस क्या होता है। अब हम इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि भाई कॉल बैक जो होता है ना, बहुत टाइप्स के, 10 तरह के यहाँ पे दिखा रखे, बट 10 तरह के एक्चुअल में इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो सब का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। आप ChatGPT को लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मैं इसको बहुत ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मुझे नोट्स भी प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, और मैं सिंप्लीफाइड वे में चीज़ों को एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, पर उसको प्रैक्टिस भी साथ साथ कर सकते हैं, राइट। सो अब हम इनके एक एक कॉल बैक्स को यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, उसके इंटरनली क्या क्या चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं, कैसे हैंडल हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम एक एक टर्म्स को समझेंगे। उसके बाद फिर सेम कोड को हम एग्जीक्यूट करके भी दिखेंगे कि यहाँ पे रन कैसे होता है। हाँ, तो अगर आप जब इस कोड को, जावास्क्रिप्ट को जब आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो ना, आप अपने ब्राउजर पे सबसे पहले आप कोई VS कोड या इंटेलिजेंट नाम का कोई IDE ले लो। उसके बाद फिर जब आप जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए। तो जो Node.js होता है ना, वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपके जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आप डायरेक्टली आप Node.js इंस्टॉल कर लेना। Node.js कैसे इंस्टॉल करना है, आप सिंपल यहाँ पे लिख देना Node.js डाउनलोड, ओके। हाँ, यहाँ पे Node.js मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना अपने विंडोज़ के हिसाब से, या विंडोज़ है या फिर तुम्हारा जो भी है मैक OS लिनक्स, उसके हिसाब से आप डायरेक्टली यहाँ पे करके सिलेक्ट करके आप डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना, राइट। अब हम इसको समझ आते हैं, एक चीज़ों को समझते हैं। लाइक सबसे पहले हम सिंपल कॉल बैक फंक्शंस पे, तो सिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्लियर हो गया। अगर जिसको ना क्लियर अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उस चीज़ को और भी एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। सिंपल कॉल बैक फंक्शंस पे आते हैं हम। सिंपल कॉल बैक फंक्शंस होते क्या हैं, तो सिंपल कॉल बैक फंक्शंस मतलब एक फंक्शन है, आप टर्म को समझो। सिंपल कॉल बैक मतलब एक नॉर्मल फंक्शन है, वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर मैंने एक कॉल बैक, एक फंक्शंस को कॉल कर लिया, मतलब उसको, उसके कॉल होने के बाद मैंने किसी और को बुला लिया कि आ जाओ भाई अब तुम काम कर लो अपना। तो वैसे ही है कि जो दिस इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ कॉल बैक, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉल बैक है। यू पास अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, आप फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करो। ये जो कॉल बैक आप आर्ग्यूमेंट की तरह देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में फंक्शन है, बट इसको हम पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। आप इस पर ये जो हमारा वो होता है ना, फंक्शंस का जो ब्रैकेट यूज़ करते हैं ना, फंक्शंस के लिए जो ब्रैकेट यूज़ करते हैं ना, तो वो अगर इसके अंदर नहीं यूज़ कर सकते, आप इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा फंक्शंस के अंदर, ठीक है। तो ये कॉल बैक हमारा क्या है, इस फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, और ये आर्ग्यूमेंट भी हमने दिया है, राइट। ये आर्ग्यूमेंट भी दिया है। ये एक्चुअली में जब हम इसको कॉल करेंगे, जैसे ग्रीट नाम के फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, तो इस नेम को हमने ये अपना वैल्यू दे दी,
एलिस या फिर आपका जो भी नाम है वो नेम जाके इस नेम के पास चला जाएगा। और मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ग्रीट नाम के फंक्शंस पे मैं अपने नाम को प्रिंट करा रहा हूँ। console.log मतलब आपकी कंसोल स्क्रीन पे इस नाम को प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, हेलो और डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम, मतलब ये लेटरल स्ट्रिंग के अंदर ये जो नेम जो हमारा पास होगा ना उसको एज अ, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट है तो इसको हमने डायनेमिकली फेच किया और उसको मैं प्रिंट करना है तो आपको डॉलर साइन के साथ आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको प्रिंट करना पड़ेगा। मतलब ये तरीका होता है, आप इसके फॉर्मेट को समझो। इस तरह से हम चीज़ों को लेते हैं। जैसे हमारे जावा में अलग फॉर्मेट होता है, जावास्क्रिप्ट में अलग फॉर्मेट होता है, पाइथन में अलग होता है, हर लैंग्वेज में अपना एक फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है, राइट। फिर मैंने किया क्या, मैंने इस फंक्शंस पे इस नेम को यहाँ से लिया और प्रिंट कर दिया और फिर मैंने इस कॉल बैक फंक्शंस को बुला लिया। सिंपल कॉल बैक फंक्शन मतलब मैंने अपना काम किया और फिर कॉल बैक को बोला कि चलो भैया अब तुम अपना काम कर लो। ये कॉल बैक फंक्शंस को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। यहाँ पे आपने एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया, बट यहाँ पे आपको ब्रैकेट भी देना पड़ेगा क्योंकि आप कॉल बैक फंक्शंस को कॉल कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आप कॉलिंग द फंक्शन कॉल बैक फंक्शन जैसे हम लिखा है कमेंट पे। अब मैंने क्या किया, ये कॉल बैक फंक्शंस यहाँ पे भले आप कॉल बैक लिख रहे हो या फिर कुछ भी लिख रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कॉल बैक ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। अब उस फंक्शंस की आपने डेफिनेशंस यहाँ पे दे दी। ये फंक्शन जो कॉल बैक नाम का आपने जो एक इल्यूजन क्रिएट किया ना कि ये फंक्शन कॉल होने वाला है, उस फंक्शन के नाम को आपने यहाँ पे बोल दिया कि से गुड बाय नाम का फंक्शन है। एक्चुअली जो कॉल बैक फंक्शन जिसको बोल रहे थे ना वो एक्चुअली से गुड बाय नाम का फंक्शन है, वहाँ पे नाम कुछ भी हो चलेगा, बट ये एक्चुअली में ये जो से गुड बाय है ना ये जा रहा है कॉल बैक के पास, राइट। तो से गुड बाय फंक्शन क्योंकि एक फंक्शन है तो फंक्शन कीवर्ड के साथ मैंने उसको डिफाइन किया। और ये से गुड बाय कर क्या रहा है, ये हमें एक गुड बाय मैसेज दे रहा है, तो से गुड बाय में मैंने एक नॉर्मल गुड बाय मैसेज दे दिया। अब क्योंकि मैंने क्या किया, इस फंक्शंस के अंदर इस नेम नाम का आर्ग्यूमेंट भी प्रिंट कर दिया, कॉल बैक फंक्शंस को वहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, उसको कॉल कर लिया। बट अब कॉल करने के बाद फिर मैंने क्या किया, इस कॉल बैक फंक्शंस को मैंने डिफाइन किया। तो कॉल बैक फंक्शन की आप डेफिनेशन देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कॉल बैक फंक्शंस को। तो हमने क्या किया, कॉल बैक फंक्शंस की जो मैसेज है वो प्रिंट करने के बाद मैंने कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया। कॉल बैक फंक्शंस को कॉल तो किया बट उसकी डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए भाई, तो उसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी है। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको उस कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन, उसको डिफाइन किया आपने कि फंक्शन है क्या एक्चुअली में, क्या मैसेज प्रिंट कर रहा है, क्या चीज़ एक्चुअली होल्ड करने वाला है। उसके बाद फिर जब वो डिफाइन आप कर देते हो फिर आपको जो मेन फंक्शन है उसको भी तो कॉल करोगे। आपने मेन फंक्शन क्या भी यहाँ पे आपने मेन फंक्शन को डिफाइन किया, ठीक है। अब उसको कॉल पे तो करोगे, तो कॉल कैसे करोगे, यहाँ पे जो ग्रीट नाम का फंक्शन है उसको डायरेक्टली कॉल कर लोगे उसके फंक्शन से। अब उस फंक्शन में हो क्या कह रहा है, उस फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है, एक नाम और कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। तो मैंने नाम की जगह उसका नाम दे दिया और कॉल बैक फंक्शन हमारा है क्या, जो हमने ये नया फंक्शन बनाया से गुड बाय, तो से गुड बाय एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब ये पूरा का पूरा हमारा एक सिंपल कॉल बैक फंक्शन हो गया। मतलब हमारा जो नेम नाम का आर्ग्यूमेंट है ये यहाँ पे जाएगा, वो प्रिंट होगा, और ये जो कॉल बैक जो से गुड बाय नाम का फंक्शन है ना वो एज अ कॉल बैक जाएगा, और उस कॉल बैक पे यहाँ पे हमने कॉल किया है वो कॉल बैक पे हमारा से गुड बाय प्रिंट हो जाएगा। आप इसको हम रन करके भी देख लेंगे। तो जैसे कि मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, तो हम जाएंगे अपने VS कोड पे। देखो अगर एक कोड लिखने के लिए बैठूंगा ना टाइम लगेगा, तो उसके हिसाब से मैं चीज़ों को ईजिली समझा दूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेन पर्पज़ ये है कि आप जिसको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, राइट। सेव किया, अब हम डमी नाम की फोल्डर पे हैं तो CD डमी, ओके। आगे डमी नाम के फोल्डर पे हमें रन, क्योंकि मैंने Node.js इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको डायरेक्टली रन कर इससे करूँगा कि नोड और जो हमारा फाइल का नाम है index.js, ओके। सो आगे हमारा हेलो एलिस गुड बाय। सो दिस इज़ अ सिंपल कॉल बैक फंक्शन। सो यहाँ पे हम एक बार एक हेडिंग कमेंट भी कर देते हैं, दिस इज़ अ सिंपल कॉल बैक फंक्शन, राइट, FUNCTION। और इसको भी कमेंट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी हम दूसरे कॉल बैक फंक्शंस पे जाने वाले हैं। तो हमारा सिंपल कॉल बैक फंक्शन हो गया। अब हम चाहते हैं कॉल बैक विद एनोनिमस फंक्शंस। जैसे अभी आपने वहाँ पे मैंने दिखाया था ना सिंक्रोनस और सिंक्रोनस फंक्शन में मैं एनोनिमस फंक्शन चूज़ कर रहा था, जिसको एनोनिमस फंक्शंस भी एक फंक्शन होता है, बस वो उनको लिखने का तरीका अलग होता है। तो वो हम देखेंगे कि एक्चुअली में कैसे लिखते हैं, किस टाइप के एनोनिमस फंक्शंस होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग अ सेपरेट नेम्ड फंक्शन फॉर द कॉल बैक, जैसे कि आप एनोनिमस फंक्शंस का कोई नाम नहीं होता, ठीक है, आप डायरेक्टली फंक्शन कीवर्ड के थ्रू उनको डिफाइन कर देते हो, आप उनका कोई नाम नहीं देते। एनोनिमस मतलब जिनको कोई जानता नहीं है ये, और वो अनजान बने हुए हैं फिर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, राइट, ऐसा समझ सकते हो सिंपल टर्म में। तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग अ सेपरेट नेम्ड फंक्शन फॉर द कॉल बैक, हम क्या कर सकते हैं, यू कैन पास एन एनोनिमस फंक्शंस डायरेक्टली। आप एनोनिमस फंक्शंस को डायरेक्टली पास कर सकते हो। कैसे, जैसे हमारा ग्रीट नाम का फंक्शन है,
उसके अंदर नेम नाम को आर्गुमेंट दिया, फिर कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास किया, इस नेम को मैंने प्रिंट किया, और फिर जैसे ही मेरा काम हुआ, ये अभी सिंक्रोनस फंक्शन है, सिंक्रोनस ये सॉरी ये सिंक्रोनस फंक्शन है, अभी असिंक्रोनस नहीं है। तो आप इसकी जैसे असिंक्रोनस आएगा ना, वहाँ पे आपको एक टाइम इंटरवल देखने को मिलेगा, जहाँ पे कुछ टाइम के बाद हम किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तो आप उसको ईजिली समझ सकते हो कि दिस इज एक्चुअली असिंक्रोनस फंक्शन, जहाँ पे एक टाइम बाउंडेशन दे देता है कि भाई इस टाइम बाद आपको एग्जीक्यूट होना है, राइट। तो ये सिंपल फंक्शंस, दैट इज सिंक्रोनस फंक्शंस, ठीक है। तो कॉल बैक मैंने क्या किया, इस नेम को प्रिंट कराया, फिर मैंने कॉल बैक को कॉल किया। कॉल बैक को कॉल किया, जैसे मैंने यहाँ ऊपर पे मैंने क्या किया था, इस कॉल बैक की डेफिनेशन मैंने ऐसे लिखी थी, फंक्शन से गुड बाय, मतलब इस कॉल बैक का नाम एक्चुअली से गुड बाय नाम का फंक्शन था, बट यहाँ पे इस कॉल बैक फंक्शंस को हमारा कोई नाम नहीं दे रहे हैं, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, जब इस ग्रीट नाम के फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, उस टाइम पे मैंने इस नेम आर्ग्यूमेंट पे मैंने वैल्यू दे दी भाई बॉब या फिर अपना कोई नाम। अब ये कॉल बैक की जगह पे मैंने इस एनोनिमस फंक्शंस डिफाइन कर दिया। एनोनिमस फंक्शंस को डिफाइन कैसे किया, फंक्शन कीवर्ड के थ्रू, फंक्शन और फंक्शन का जो ब्रैकेट होता है, उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने एक नॉर्मल सा मैसेज दे दिया कि भाई दिस इज एन एनोनिमस फंक्शन, और वो हमारा एनोनिमस फंक्शन के तौर पे एज एन आर्ग्यूमेंट इस कॉल बैक फंक्शन में पास हो गया। अब इसको हम रन भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे बॉब की जगह पे मैं हैरी दे देता हूँ, दिस इज माई निक नेम, ओके। इसको रन करते हैं, नोड, इसको डायरेक्टली मैं ऐसे भी बुला सकता हूँ, ओके, हेलो हैरी, दिस इज एन एनोनिमस फंक्शन। सो समझ में आया कि ऐसे में एनोनिमस फंक्शंस को भी डिफाइन करता है। तो जिसको पता नहीं था कि एनोनिमस फंक्शंस कैसे लिखते हैं, क्या होता है, तो जैसे बता दिया मैंने, एनोनिमस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, इसको हम फंक्शन कीवर्ड के थ्रू डायरेक्टली हम बना देते हैं। और जैसे यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो इसको मैंने एनोनिमस फंक्शंस को जब हम फंक्शन कॉल बैक फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं ना, तो उसी टाइम पे मैंने उसकी डेफिनेशन दे दी कि भाई तुम डायरेक्टली ऐसे यहाँ से चले जाना, राइट। सो यहाँ से मैंने डायरेक्टली काम कर दिया, राइट। तो यहाँ पे इसको खैर अभी छोड़ दो, हाँ। तो ये हमारा काम हो गया। फिर हम अगले पे मूव करते हैं, कॉल बैक विद पैरामीटर्स। लेट्स सपोज आपको एक कॉल बैक फंक्शन बनाना है जिसपे आपको पैरामीटर भी देना चाहते हो, कि भाई ऐसा समझो कि मैंने एक फंक्शंस दिया, ठीक है, एक फंक्शन बनाया जिसपे उसको कुछ काम दिया कि भाई तुम्हें ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तुम्हें ऐसे ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद फिर इस स्टेटमेंट को लेना और इस पर्टिकुलर काम को एग्जीक्यूट कर देना। मतलब आप एक काम कर रहे हो, उसी काम के दौरान आप कुछ इनपुट कॉल बैक फंक्शन को दे रहे हो, जो कॉल बैक फंक्शन लेके जा रहा है और उस काम को फिर फर्दर एग्जीक्यूट कर रहा है। समझ में आया? पहले की फंक्शंस में क्या था कि वो जो कॉल बैक फंक्शन था ना, वो कोई इनपुट नहीं ले रहा था उस पहले वाले फंक्शन से, वो डायरेक्टली अपना काम कर रहा था, वो एकदम फ्री था, इंडिपेंडेंट था। बट यहाँ पे डिपेंडेंसी आ गई, आप पैरामीटर्स उस कोई इनपुट दे रहे हो उसको। तो जब आप जैसे नॉर्मली यहाँ से समझो, राइट, एक मैंने फंक्शन बनाया ग्रीट नाम, नेम मैंने पास किया, फिर कॉल बैक नेम मैंने नॉर्मली पहले प्रिंट किया क्योंकि जो मेरा काम था पहले स्टार्टिंग में फंक्शन वाला वो कर दिया। कॉल बैक फंक्शन पे मैंने क्या किया, ये जो नाम था ना, इसी नाम को दे दिया, इसी नाम को एज एन इनपुट दे दिया, ठीक है। अब ये इनपुट के साथ मुझे क्या करना है, वो कॉल बैक फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट में लिखना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज मैंने जो कॉल बैक फंक्शन को ये इनपुट दिया है, उसकी मुझे लेटर्स की लेंथ निकालनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया ना नेम डॉट लेंथ ऑफ लेटर्स, इस नेम की मुझे लेंथ निकालनी है। तो जैसे मैंने चार्ली दिया, तो चार्ली के नेम की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7, राइट। तो इसकी जो लेंथ क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो वैसे ही आप फर्दर मतलब आप अपने इनपुट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो कॉल बैक फंक्शंस को जब आप यहाँ पे कॉल करोगे ना, उसी टाइम पे आपको पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। और एनोनिमस फंक्शंस की तरह भी इसको ट्रीट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप क्या करोगे, इसकी फंक्शन की मैंने डेफिनेशन अलग से बना ली कि भाई डिस्प्ले लेंथ नाम का एक फंक्शन बना लिया, जो कि एक्चुअली में कॉल बैक फंक्शन है। उसको हम जब ये फंक्शंस को कॉल करेंगे, उसी टाइम पे इस डिस्प्ले लेंथ फंक्शन को यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो पैरामीट्रिक कॉल बैक फंक्शन है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है मेरे भाई। और सॉरी, तो कोई डाउट हो यार तो मेरे से पूछ लेना, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें एकदम ही क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, हेलो चार्ली योर नेम हैज़ अ 7 लेटर्स, आपके नाम में क्या है, 7 लेटर्स है। तो समझ में आया किस तरह से हम कॉल बैक फंक्शंस पे पैरामीटर्स देते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल है, आप इसमें वेरिएशंस ला सकते हो, मल्टीपल्स स्टेटमेंट्स आप इस पे एंटर कर सकते हो कॉल बैक फंक्शंस पे, वो आपकी चॉइस पे। बट समझने के लिए हमें एक छोटे से नॉर्मल एग्जांपल्स की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने लेके आपको क्लियर कर दिया है, ओके। सो कॉल बैक इनसाइड, चौथे पे आते हैं कॉल बैक इनसाइड एरे मेथड। एरे मेथड्स के अंदर कॉल बैक कैसे यूज़ करते हैं, सो देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एक एरे बनाया नॉर्मल,
नंबर्स नाम का एरे लिया जिसपे मैंने 5 इंटीजर वैल्यू दे दी, 1 2 3 4 5। मैं क्या कर रहा हूँ कि यूजिंग अ कॉल बैक इन द मैप मेथड, मैं इस मैप मेथड में कॉल बैक यूज़ कर रहा हूँ। कैसे यूज़ कर रहा हूँ? मैंने क्या किया, इस नंबर के साथ मुझे क्या चाहिए कि इस नंबर, हर एक नंबर्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब मैप यहाँ पे मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आप दूसरे भी तरीके होते हैं, बट यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एरे का एक मैप मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ये एरे का मेथड होता है मैप। तो मैंने क्या किया, ये नेम्स हमारा एरे है, उस पर मैप मेथड लगाया, नेम्स डॉट मैप, जिस पे आप मेथड लगाने होते हो। तो उस पर्टिकुलर एरे को सिलेक्ट किया, फिर इस पर मुझे लगाना है तो नंबर्स डॉट मैप, मतलब नंबर्स पे मैप यूज़ करो। मैप मतलब क्या होता है, मैप के अंदर आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो, कुछ चीज़ों को की वैल्यूज़ को चेंज करना है, जब कुछ उसमें कुछ चेंजमेंट लाना है तब आप मैप मेथड यूज़ करते हो। तो मैप मेथड का मैंने क्या किया, इस नंबर्स एरे पे मैप मेथड लगा के मैंने एक एनोनिमस फंक्शन डिफाइन किया जो कि एक्चुअली में कॉल बैक फंक्शन है। और वो कर क्या रहा है, मैंने फंक्शंस दिया, एक वैल्यू पास की और हैज़ एन आर्ग्यूमेंट, मतलब नंबर NUM। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ABCDEFGHIJ की कुछ भी लिख सकते हो, राइट। अब उस वैल्यू को मैं मतलब ये होल्ड करेगा, ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलरली इस नंबर्स पे मैंने जैसे यहाँ पे एक इंडेक्स वाले दे दी ना कि भाई चल नंबर ले ले या आई ले ले, तो आई एक्चुअली क्या करेगा, इस नंबर के फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जाएगा, ठीक है। और मैं कर क्या रहा हूँ कि हर एक नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 1 × 2, फिर 2 × 2, 3 × 2, 4 × 2, ऐसे 5 × 2, ऐसे करके मैं कर रहा हूँ। और बाद में फिर मैंने क्या किया उसको, क्योंकि आप मेथड तो परफॉर्म कर रहे हो, आप मैप मेथड लगा दिया, बट उसको कहीं ना कहीं वैल्यू को तो टेक करना पड़ेगा ना। तो वैल्यू टेक करने के लिए मैंने डबल्ड नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब ये डबल्ड एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली एरे की वैल्यूज होल्ड कर रहा है, ये एक तरीके से एरे ट्रीट कर रहा है। क्योंकि जब आप एरे पे कोई फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो ना, एरे पे कोई आप काम कर रहे हो, तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि सारी वैल्यू पे होगा, तो सारी वैल्यू, ये सिर्फ एक सिंगल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये एक्चुअली एरे की तरह ट्रीट कर रहा है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट, मतलब जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी वो उसको होल्ड करेगा। और हम बाद में हमने प्रिंट करा दिया, आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो। अब इसको हम रन करा के भी देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ये वैल्यू देते हैं, हम यहाँ पे 2 किया इसने, मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे नंबर की जगह आप आई भी ले सकते हो, नो इशू। आई यहाँ पे भी आई लिख दो, क्योंकि इन 5 के साथ ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 2 की जगह आप 5 कर दो भाई, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देख रहे हो ये वैल्यूज़, तो हम एरे के अंदर एनोनिमस फंक्शंस ये एक तरीके से कॉल बैक फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, मैप एक्चुअली फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर भी आप क्या कर रहे हो, एक अलग फंक्शन को कॉल कर रहे हो, जो फंक्शन कर क्या रहा है, आपकी वैल्यूज़ को 5 टाइम्स कर रहा है, राइट। सो दिस इज द वे कि हम एरे के अंदर भी कॉल बैक फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करते हैं। ऐसे आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है जब आप कुछ एप्लीकेशंस बनाओ, कुछ नया, कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखो, उस टाइम पे चीज़ें आप कुछ टाइप से करनी पड़ सकती हैं, तो उसके लिए आप ये इसको समझ सकते हो। फिर हम आते हैं असिंक्रोनस कॉल बैक, जो सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन है। तो असिंक्रोनस कॉल बैक, जैसे कि मैंने बताया था, कॉल बैक आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में असिंक्रोनस कॉल बैक्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज यूजिंग सेट टाइम आउट टू रन कोड आफ्टर अ डिले। जैसे हमें कोई कोड को कुछ डिले के बाद हमें एग्जीक्यूट करना है, तो जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं ना, वो सेट टाइम आउट यूज़ करता है, सेट इमीडिएट भी यूज़ करते हैं, ऐसे करके भी और भी सारे हैं। तो मोस्टली बट जब यूज़ करते हैं ना, वो सेट टाइम आउट करते हैं, जिस पे हम एक टाइम डिले देते हैं कि भाई 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और यानी मिली सेकेंड्स, ठीक है, उसके हिसाब से वैल्यू देते हैं। तो जैसे आप एक नॉर्मल से यहाँ पे कोड देख रहे हो, मैंने क्या किया, एक ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने कॉल बैक को कॉल कर दिया। यहाँ पे मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया, मैंने डायरेक्टली ही कॉल बैक को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। बट ये ग्रीट फंक्शन पहले क्या करेगा, पहले मतलब बाय डिफॉल्ट उसने हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है। हेलो प्रिंट करने के बाद ये सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन आएगा। सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर मैंने इस कॉल बैक को डिफाइन कर दिया। कॉल बैक एज एन एनोनिमस फंक्शन चला जा रहा है यहाँ पे, फंक्शंस जिसके अंदर मैंने कॉल बैक को ही कॉल कर दिया, ठीक है। इसका मतलब कॉल बैक को ही कॉल कर दिया, मतलब ये जो हेलो वर्ड है ना, वो 2 सेकेंड यहाँ पे जैसे मैंने टाइम दे दिया कि भाई 200 मिली सेकेंड्स, मतलब 2 सेकेंड के बाद ये हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, सिंपल, ओके। और फिर जैसे मैंने इसको डिफाइन कर दिया, इसके बाद मैंने ग्रीट नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ग्रीट नाम के फंक्शन को जब कॉल किया, इसके अंदर जो हमारा कॉल बैक हो रहा है वो एक्चुअली में ये फंक्शन ही तो है, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर ये फंक्शन को कॉल किया। और इस फंक्शन के अंदर भी मैंने एक मैसेज दे दिया कि भाई तुम इसको प्रिंट कर दो। ये एनोनिमस फंक्शन के अंदर को मैंने ऐसा डिफाइन कर दिया कि भाई दिस इज एन एनोनिमस कॉल बैक, सॉरी असिंक्रोनस कॉल बैक, असिंक्रोनस कॉल बैक नाम का एक मैसेज दे दिया।
तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा कि पहले आपका हेलो प्रिंट होगा, फिर थोड़ा सा 2 सेकेंड का टाइम लेगा और फिर ये प्रिंट होगा दिस इज एन नॉन असिंक्रोनस कॉल बैक, क्योंकि यहाँ पे 2 सेकेंड बाद ही तो ये मैसेज प्रिंट होने वाला है। वैसे ही आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट कोई भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड इन द प्रोग्राम, राइट। सो जब हम इसको रन करके भी देख लेते हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि भाई हो क्या रहा है आखिर, इसके पीछे आखिर क्या राज है। दया कुछ तो गड़बड़ है। ओके सो ठीक है, इसको किया, चलो इसको पहले क्लियर कर लेता ताकि आपको एग्जैक्टली दिखें। तो हाँ, नोड इंडेक्स डॉट जीएस हेलो और 2 सेकंड के बाद दिस इज एन असिंक्रोनस फंक्शन। तो 2 सेकंड का टाइम डिले आपको दिखा, फिर से देख लो अगर अब ये देखा ना हो अच्छे से। 2 सेकंड का टाइम डिले के बाद आएगा दिस इज एन असिंक्रोनस फंक्शन। तो ऐसे टाइम के बाद अगर आप कोई चीज़ एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको असिंक्रोनस फंक्शन से नाता जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो हमने ये कर लिया। हम आते हैं एरर फर्स्ट कॉल बैक, जो कि नोड जेएस पे काफ़ी कॉमन है। एरर को पहले हैंडल करते हैं, उसके बाद कॉल बैक बुलाते हैं, सिंपल सा। तो मतलब नोड जेएस पे हम क्या करते हैं, इन नोड जेएस एंड मैनी सिंक्रोनस लाइब्रेरीज कॉल बैक फॉलो द एरर फर्स्ट पैटर्न। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज एन एरर। अगर कोई मतलब पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो एरर होता है, मतलब पहले हम एरर देख लें कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसको एग्जीक्यूट कर लें, उसको उससे हैंडल कर लें, और उसके बाद फिर हम एंड द सेकंड आर्गुमेंट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। उस सेकंड आर्गुमेंट हमारा रिजल्ट होता है कि भाई हमें रिजल्ट क्या देना है एक्चुअली में, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लोड डेटा नाम पे एक फंक्शन है जो कि कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास करेगा। अब ये कर क्या रहा है, यहाँ पे मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, 2 वेरिएबल बोल सकते हो। एरर जिसको मैंने नल असाइन कर दिया स्टार्टिंग में, जो मतलब कि कोई अभी एरर नहीं है, डेटा एक दे दिया। अब डेटा पे होगा क्या, अगर डेटा आता है, ठीक है, अगर डेटा आता है तो डेटा में कॉल बैक फंक्शन रन होगा जिस पे देखो, हाँ, जब लोड डेटा नाम का जो फंक्शन है ना, यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी, बट एक्चुअली में होगा क्या, आप पहले एरर्स को हैंडल करो। ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन हमारा है क्या, वो पहले एरर को हैंडल ले रहा है, उसके बाद फिर रिजल्ट को, ठीक है। एरर्स तो पहले मैंने एरर हैंडल कर दी कि अगर भाई एरर आती है तो तुम एरर प्रिंट कर दो, जिस टाइप की भी एरर है वो। अदरवाइज मैं console डॉट लॉग पे मैं डेटा प्रिंट कर दूंगा, जो कि मेरा रिजल्ट जो भी मैं गेन करूंगा, रिजल्ट जो भी आने वाला है वो डेटा मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब अगर डेटा आता है तो भाई यहाँ पे उस समय पे कॉल बैक पे क्या होगा, एरर की जगह नल हो जाएगा, क्योंकि जब डेटा जाएगा तो भाई एरर तो हमारी होगी नहीं, और हमारा डेटा जो है वो डेटा चला जाएगा, जो कि एज अ रिजल्ट पे होल्ड करेगा। रिजल्ट के पास जो डेटा आया है तो ये रिजल्ट हमारा प्रिंट कर देगा सैम्पल डेटा। जब एरर नहीं आएगी तब क्या प्रिंट होगा, सैम्पल डेटा। अदरवाइज जो अगर एरर आ गई है तो उस टाइम पे जो हमारा एरर होगा वो हमारा होल्ड करेगा नो डेटा फाउंड, मतलब कोई डेटा नहीं मिला है, मतलब वो एक तरीके से एरर मैसेज है हमारा नो डेटा फाउंड। और जो हमारा डेटा है वो एक्चुअली नल है, क्योंकि जब अब बाई एरर आ गई तो डेटा तो मेरे पास है ही नहीं, तो वो चीज़ें यहाँ पे असाइन हो जाएंगी। तो जो हमारा नो डेटा फाउंड है ना, वो एक्चुअली मिल जाएगी इसको एरर को। एरर हमारा नो डेटा फाउंड मैसेज प्रिंट कर रहा है, और जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट क्योंकि जब एरर आ गई तो भाई नल हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे पास कोई डेटा है नहीं दिखाने के लिए। समझे, मतलब इसके फ्लो को समझ में आया कि नहीं। अब इस फ्लो को एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखा देते हैं, राइट। सो यहाँ पे जितने प्रोग्राम लिखे होते हैं ना, यहाँ पे आप इनको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, काफ़ी समझ सकते हो अपने हिसाब से। बाकी जब आप प्रैक्टिस करते हो तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती है। तो यहाँ पे जैसे हमने प्रिंट करा दिया डेटा, सैम्पल डेटा। तो जो हमारा अगला कॉल बैक है वो कॉल बैक हेल है एक्चुअली में। कॉल बैक हेल मतलब एक तरीके से पिरामिड ऑफ डूम बोल सकते हो। कॉल बैक हेल होता क्या है, व्हेन मैनी असिंक्रोनस कॉल बैक्स आर नेस्टेड। जब बहुत सारे असिंक्रोनस कॉल बैक्स जिसके अंदर मैं एक टाइम दे रहा हूँ कि भाई तुम्हें 2 सेकंड के बाद फिर ऐसा प्रिंट कर दो, फिर 2 सेकंड बाद ऐसा प्रिंट कर दो, 2 सेकंड बाद ऐसा प्रिंट करो। जब नेस्टेड करते जाते हैं ना, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, मतलब एक पूरा बंच बना दिया मैंने नेस्टेड असिंक्रोनस कॉल बैक्स का, उस टाइम पे कॉल बैक हेल जैसी समस्याएं आ जाती हैं। क्योंकि आप एक तरीके से देखो ना, आप बहुत सारे काम एक साथ दे रहे हो, उस पर एक टाइम का बाउंडेशन दे रहे हो, और काम के अंदर काम के अंदर काम के अंदर काम दे रहे हो, राइट। मतलब फंक्शंस के अंदर कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शंस के अंदर कॉल बैक फंक्शंस, फिर उसके अंदर भी कॉल बैक फंक्शंस। तो वो कंफ्यूज हो जाता है यार, कि भाई काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है ना, कि जो ऊपर जो सबसे टॉप में कॉल बैक फंक्शन होगा उसको लगा है कि भाई मेरे को 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करना है, बट अंदर भी एक कॉल बैक फंक्शन है जो कि वो भी बोल रहा है कि भाई मेरे को 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करना है, और उसके अंदर वाला भी बोल रहा है कि 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करना है। जैसे आप यहाँ पे प्रोग्राम पे देख रहे हो, यहाँ पे समरी क्या लिखी है कि व्हेन मैनी असिंक्रोनस कॉल बैक्स आर नेस्टेड it results in deeply nested code that is hard to read and maintain. This is called callback hell. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक प्रोग्राम देख रहे हो कि सेट टाइम आउट, जिसके अंदर आप एक ने फंक्शन बनाया, ये कॉल बैक फंक्शन एक्चुअली में, जिस पे मैंने एक फर्स्ट मैसेज दिया कि भाई console.log फर्स्ट मैसेज
कॉल बैक है। उसके बाद जैसे मैंने मैसेज दिया, फिर मैंने क्या किया, एक सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन कॉल किया, जो जिस पे मैंने एक टाइम लिमिट दी थी कि भाई तुम्हें 2 सेकंड बाद इस पर्टिकुलर चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। तो 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करना है, बट उसके अंदर मैंने उसको मैसेज दिया कि भाई ये सेकंड कॉल बैक है, और उसके अंदर फिर मैंने सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल कर लिया। लाइक मैंने फंक्शन के अंदर नेस्टेड कर दिया बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस। तो उस टाइम पे ये जो मेरा मेन फंक्शन है ना, वो हमारा कंफ्यूज हो जाएगा, भाई किस टाइम पे किसको एग्जीक्यूट करना है। तो उस टाइम पे आ जाएगा हमारा कॉल बैक है, राइट। तो हम इसको और भी ईजिली इसको यहाँ पे करके देखते हैं। लाइक इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इस कॉल बैक को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं, इसको और अच्छे से क्लियरली समझ के देख लेते हैं मेरे भाई, राइट। क्योंकि अब ये छोटा सा प्रोग्राम है, तो मे बी कि अभी कॉल बैक एल जैसी प्रॉब्लम है, बट ये बहुत जाके आगे टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उस टाइम पे दिक्कत होगी। तो उस टाइम को हमारी ऐसी प्रॉब्लम कभी ना आए, तो उससे सुलझने के लिए हमें उसका पहले से तिकड़म निकालना पड़ेगा, राइट। तो जब हम इसको रन करते हैं, तो एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या इस पर यहाँ पे अभी प्रॉब्लम आ रही है। और अभी तो आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, ठीक है। जैसे आप अभी अगर इसको रन करोगे ना, तो अभी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, देख लो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल बैक, सेकंड कॉल बैक, थर्ड कॉल बैक, मतलब जितने कॉल बैक थे वो डायरेक्टली क्या हमारे एग्जीक्यूट हो गए। बट सोचो, जब यही प्रॉब्लम एक बड़ी हो जाती है जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल कॉल बैक्स हो जाते हैं और वो सारे सिंक्रोनस है, ये तो आप नॉर्मल सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। बट एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखो ना, दुनिया लेवल पे, जैसे सपोज एक अमेजॉन जैसी वेबसाइट पे अगर एक कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारे अंदर कॉल बैक्स हैं और कितने सारे लोग दुनिया में, मिलियंस ऑफ लोग अगर एक टाइम पे अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसी सेम चीज़ को, तब सोचो क्या होगा ना प्रॉब्लम। तो उस टाइम पे चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको कॉल बैक हेल्प कहते हैं। और कॉल बैक हेल्प होने का, इसको कॉल बैक हेल्प को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे नीचे दे रखा है कि अवॉइडिंग कॉल बैक हेल्प यूजिंग नॉर्मल फंक्शन। आप जो, क्योंकि कॉल बैक फंक्शंस के अंदर जैसे आप नेस्टेड कर रहे थे ना, अब आपको अगर नेस्टेड ना करो तो ये कॉल बैक हेल्प जैसी प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यू कैन मेक द कोड मोर रीडेबल बाय यूजिंग नेम्ड फंक्शन इंस्टेड ऑफ डीपली नेस्टिंग कॉल बैक्स। आपको डीपली कॉल बैक्स को नेस्टेड नहीं करना है, बहुत सारे एकदम बंचेस नहीं इकट्ठे करने हैं। आप हर एक को पर्टिकुलरली एक नाम दे दो और उसके बाद आपको उसको बुला लो। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं दूसरे कॉल बैक, मतलब 1 सेकंड के बाद मैंने सेकंड कॉल बैक को कॉल कर लिया, जो कि सेकंड कॉल बैक मेरा एक नया अलग फंक्शन है जो कि 1 सेकंड बाद कॉल होगा। तो 1 सेकंड बाद ये कॉल हो जाएगा, जो कि मैंने बाहर डिफाइन कर रखा है। इसका मतलब मैंने नेस्ट नहीं किया। अगर नेस्टिंग करते हो तो कॉल बैक हेल्प जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट आप नेस्टिंग नहीं कर रहे हो, आप इसको अलग डिफाइन कर रहे हो और आप एक के अंदर बहुत सारे कॉल बैक कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं आने वाला अगर आप नेस्टिंग नहीं करते हो, राइट। तो जैसे आपने सेकंड कॉल बैक को बुलाया, सेकंड कॉल बैक ने अपना काम किया, उसके बाद मैंने थर्ड कॉल बैक को बुला लिया उसी टाइम पे 1 सेकंड बाद। सेट टाइम आउट नाम का सेट टाइम आउट एक्चुअली कर क्या रहा है, ये एक टाइम इंटरवल आपके सेट कर रहा है कि भाई ये जो थर्ड कॉल बैक है ना, इसको कब बुलाना है, 1 सेकंड बाद, बस इतना काम है इसका। सेट टाइम आउट यही करता है कि जिसको बुलाना है कितने टाइम बाद बुलाना है वो काम कर देता है। मतलब जैसे मुझे हैरी नाम के फंक्शन को बुलाना है, तो हैरी नाम का फंक्शन और यहाँ पे 200 दे दिया, तो 200 मतलब 2 सेकंड बाद हैरी नाम के फंक्शन को वो कॉल कर देगा, बस इतना इसका काम है। इसको ज़्यादा हवा मत बनाना, ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम छोटी सी चीज़ है। ऐसे करके आप इन चीज़ों को, ये जो हमारी कॉल बैक वाली प्रॉब्लम है ना, कॉल बैक हेल्प वाली प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो सिंपली यूजिंग दिस, ठीक है। जैसे अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये भी एग्जीक्यूट होगा सेम। तो node.index.js सारे के सारे हो जाएंगे, फर्स्ट कॉल बैक, सेकंड कॉल बैक, थर्ड कॉल बैक। बट यहाँ पे कॉल बैक हेल्प वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे एक दूसरे के साथ उतना कंपटीशन नहीं, क्योंकि ये सब के सब अलग हैं, अलग डिफाइन करके रखे हैं हमने, और हर 1 सेकंड के बाद फिर हम कॉल कर रहे हैं। बट नेस्टिंग वाले में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अब हम देख लेते हैं प्रोमिसेस। हाँ, प्रोमिसेस और असिंक अवेट ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बट ऊपर की जो चीज़ें डिस्कस की है ना, उनको अगर नहीं सीखोगे तो ये समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो पहले वो चीज़ें हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, फिर हम प्रोमिसेस पे मूव करते हैं। प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है, आप किसी से वादा करते हो, मतलब आप या तो काम करोगे या तो प्रॉमिस तोड़ दोगे, सिंपल सा तरीका है। तो प्रॉमिस के अंदर भी एक फंक्शन होता है जो कि या तो अगर काम हो जाता है तो भाई मतलब उसने प्रॉमिस पूरा किया, उसने वो काम कर दिया, मतलब उसने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। अदरवाइज उसने कट्टी कर दी, मतलब प्रॉमिस तोड़ दिया, ठीक है। तो प्रॉमिस तोड़ने का मतलब उसने रिजेक्ट कर दिया, उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया कि भाई मेरे से नहीं हो पाया, या कोई सिचुएशन ऐसी हो गई जिसकी वजह से वो अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं कर पाया।
तो सिंपल प्रॉमिस को ऐसा समझता है। तो प्रॉमिस एक तरीके का फंक्शन है जो कि या तो मुझे काम करके दे देगा या तो मुझे उसके बदले में कोई रिजल्ट देगा। मतलब या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा इस टाइम से। मतलब या तो प्रॉब्लम को आपकी रिजॉल्व कर देगा या तो वो प्रॉब्लम रिजेक्ट हो जाए। तो सिंपल सा प्रॉमिस जो हम क्रिएट करते हैं या हम ऐसे क्रिएट करते हैं कि लेट प्रॉमिस नाम इस पे होल्ड कर लिया इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस, एक नया प्रॉमिस बन गया। इस प्रॉमिस के अंदर जो हमारा एनोनिमस फंक्शंस है, ठीक है, रिजॉल्व और रिजेक्ट करेगा। अब ये करेगा क्या, अगर रिजॉल्व हो जाता है तो जैसे यहाँ पे जब प्रॉमिस को हम जब बुलाएंगे तो प्रॉमिस, एक मिनट पहले इसको समझ लो, ठीक है। तो हमने एक नया प्रॉमिस बनाया, तो प्रॉमिस या तो सक्सेस, मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिया कि भाई सक्सेस का मतलब यहाँ पे ट्रू है। तो अगर सक्सेस हो जाता है तो ये रिजॉल्व हमारा रिजल्ट, तो जो हमारा अगर सक्सेस हो जाता है तो रिजॉल्व जो है वो एक मैसेज देगा कि भाई डेटा लोडेड सक्सेसफुली, डेटा लोड हो चुका है। अदरवाइज वो रिजेक्ट जो है हमारा रिजेक्ट, ये मैसेज देगा कि भाई हम डेटा लोड नहीं कर पाए, हम फेल हो गए, राइट। और प्रॉमिस ये हमने पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया। अब इसको हम कॉल जब करेंगे तो प्रॉमिस एक्चुअली कर क्या रहा है, प्रॉमिस हमने पहले प्रॉमिस को बुलाया, अब देन प्रॉमिस क्या करेगा, प्रॉमिस एक रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो इसको लिखने का तरीका है कि प्रॉमिस डॉट देन के अंदर ये हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर या तो रिजल्ट आएगा या तो एरर आएगी। तो या तो फंक्शन के अंदर रिजल्ट जाएगा तो रिजल्ट में हमारा जो रिजल्ट होगा मतलब डेटा लोडेड सक्सेसफुली ये प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज वो एरर जो होगी वो हमारे कैश, क्योंकि कैश हमारा जो है कैच, ट्राई कैच क्यों यूज़ करते हैं, एरर्स वगैरह हैंडल करने के लिए। मल्टीपल चीज़ें जब आती हैं एक साथ, अगर कोई प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ गई तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए जो हमारा कैच होता है वो एक्चुअली एरर्स को कैच करता है और उसको प्रिंट करता है अपने अकॉर्डिंग जो भी मैसेज प्रिंट कराना है। तो कैच हमारा क्या करेगा, कैच हमारा इसी फंक्शन को इसने कॉल किया, इस फंक्शन में यहाँ पे इसने एरर दे दिया। अब एरर जाके इस यहाँ पे कॉन्स्टेंट एरर पे प्रिंट करेगा, मतलब फेल्ड टू रिजेक्ट डेटा, ये एक्चुअली में प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लेक्स है, बट इसके ज़्यादा डीपली इसको मत उसके हिसाब से मत समझना, सिर्फ एक इसका फॉर्मेट समझ लो कि भाई प्रॉमिस का मतलब क्या है। प्रॉमिस या तो मुझे काम करके देगा या तो रिजेक्ट कर देगा। काम करके देगा तो मतलब मेरा डेटा यहाँ पे एक मैसेज देना पड़ेगा, रिजॉल्व कर देगी मेरी प्रॉब्लम। अदरवाइज वो रिजॉल्व नहीं करेगा तो रिजेक्ट कर देगा। और उसको हम प्रॉमिस जब हम बनाते हैं उसके बाद फिर कॉल करने का तरीका ऐसा होता है कि भाई प्रॉमिस बनाया, अब उसको या तो रिजल्ट देगा, तो रिजल्ट में हमारा ये जो पहला मैसेज है, या तो वो फेल हो जाएगा तो वो कैच के थ्रू हम उसको हैंडल कर लेता है, ठीक है। ज़्यादा उस पर उलझना मत, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी ये। ओके, इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। बाकी रन तो होगा ही क्योंकि भाई लिखा तो सही है, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, डेटा लोडेड सक्सेसफुली। क्यों लोडेड सक्सेसफुली, बिकॉज यहाँ पे सक्सेस इक्वल्स टू ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे सक्सेस इक्वल्स टू फॉल्स कर देता हूँ तो यहाँ पे डेटा लोडेड नहीं आएगा सक्सेसफुली, यहाँ पे हमारा एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा, फेल्ड टू लोड डेटा। देख लेते हैं, तो यहाँ पे आया फेल्ड टू लोड डेटा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को हैंडल कर लेता है ये। अब हम असिंक अवेट वाला देख लेते हैं। असिंक अवेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असिंक अवेट को भी हम देख लेते हैं। असिंक्रोनस फंक्शंस को कैसे एडवांस, ये एक तरीके से एडवांस कॉल बैक का अल्टरनेटिव है। एडवांस कॉल बैक अल्टरनेटिव बोलते हैं इसको, असिंक अवेट को। तो असिंक अवेट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ प्रॉमिसेस एंड अलाउ यू टू राइट असिंक्रोनस कोड इन अ सिंक्रोनस स्टाइल। असिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस स्टाइल में लिखने का एक तरीका है, और ये प्रॉमिसेस की भी ऊपर आता है। ये प्रॉमिसेस जैसे आप बना रहे हो ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट असिंक अवेट से करने में वो चीज़ें और भी ज़्यादा ईजिली हो जाती है डिफाइन करने में और क्रिएट करने में। मेकिंग इट इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर हैंडलिंग असिंक्रोनस टास्क। मतलब एक तरीके से असिंक्रोनस टास्क को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है। इसका जो पूरा फॉर्मेट है वो ये है कि जैसे आप कोई फंक्शन नॉर्मल बनाते हो, आप फंक्शन कीवर्ड के थ्रू बनाते हो, बट यहाँ पे असिंक अवेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं ना, वहाँ पे असिंक कीवर्ड भी ऐड कर देते हैं। असिंक फंक्शन, जैसे नॉर्मल फंक्शन पे आप क्या करते हो, नॉर्मल फंक्शन कर दिया, यहाँ पे असिंक फंक्शन करते हैं। और असिंक फंक्शन में जो असिंक यहाँ पे फंक्शन के टॉप पे ही लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम ट्राई कैच यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम एक तरीके से हम यहाँ पे प्रॉमिस को ही तो हैंडल कर रहे हैं एडवांस तरीके से, तो यहाँ पे ट्राई कैच यूज़ करते हैं। ट्राई कैच पे हम ट्राई क्या करता है, ट्राई एक्चुअली में उसके पास एक प्रॉब्लम आती है ट्राई के पास, और वो देखता है कि भाई ये चलो मेरे को ये काम करना है। और कैच क्या करता है, उसके पास एक एरर आती है और वो एरर को हैंडल करता है। तो ट्राई के पास एक प्रॉब्लम आएगी, कैच उसके पास एरर आएगी, एरर को हैंडल करता है कैच। ट्राई हमारी प्रॉब्लम को देखता है कि एक्चुअली में हमें करना क्या एग्जैक्टली, वो चीज़ हैंडल करता है हमारा ट्राई। तो ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक, नॉर्मल ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली में एक नया प्रॉमिस को ही तो हैंडल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यू प्रॉमिस ही बनाया, रिजॉल्व रिजेक्ट जैसे वहाँ पे ऊपर बनाया था। बट यहाँ पे जब प्रॉमिस को डिफाइन करोगे, यहाँ पे एक अवेट नाम का कीवर्ड यूज़ करना है। अवेट क्या करता है कि जब प्रॉमिस हम क्रिएट करते हैं ना, जैसे ले सपोज डेटा को लोड कर रहे हैं, तो ये वेट करता है कि डेटा लोड हो गया कि नहीं। उसने 1 सेकेंड 2 सेकेंड का वेट किया, ये अवेट क्या करेगा, अवेट बताएगा कि भाई इस प्रॉमिस कर क्या रहा है। प्रॉमिस या तो डेटा को लोड कर रहा है, क्योंकि सेट टाइम आउट यहाँ पे
डेटा को फेच करने की कोशिश कर रहा है 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड तक वेट करेगा। क्या ये डेटा लोड हो गया? अगर हो गया तो भाई रिजॉल्व कर दो, मतलब हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर एरर आई है तो रिजेक्ट की जगह पे हमारी एरर, यहाँ पे एरर चला जाएगा, तो ये कैच ब्लॉक हैंडल कर लेगा, वो एरर शो कर देगा। तो सिंपल ये तरीका होता है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे ताकि हमारा पूरा सिंक्रोनस फंक्शन का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको रन करा के भी देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए मेरे भाई। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ। सॉरी 1 सेकेंड, इसको कर लिया, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम। लोड इंडेक्स टॉन्स, ठीक है। ये देखो डेटा फेस्ट, थोड़ा सा वेट किया ना इसने 2 सेकंड का। 2 सेकंड का वेट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस पे यहाँ पे मैंने अवेट लगा रखा था, वो अवेट चेक करेगा भाई 2 सेकंड तक कि भाई 2 सेकंड ये, और टाइम इंटरवल भी लगा हुआ है, तो टाइम इंटरवल मैंने 2 सेकंड का दे दिया कि भाई पहले तू चेक कर। ये रिजॉल्व का काम क्या है? रिजॉल्व मतलब डेटा काम करेगा, काम करने के लिए आया है भाई, डेटा फेच करना है, तो रिजॉल्व फंक्शन डेटा शो करने वाला है, 2 सेकंड तक वेट करेगा। जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा तो ये जो अवेट का कीवर्ड लगा है ना, अवेट एक्चुअली यूज ही इसलिए होता है कि उसको भाई वेट करना है, प्रतीक्षा करना है कि भाई चल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। चल अगर काम होके देगा तो फिर मैं आगे मूव कर जाऊंगा इसी पे। आगे क्या मूव कर जाएगा, मतलब ये चीज़ प्रिंट करा देगा कंसोल लॉग डेटा। अदरवाइज मैं क्या कर दूंगा कि उसको एक एरर यानी रिजेक्ट हो जाएगा, जो उसका प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा, तो भाई मैं उसको कैच ब्लॉक पे वो एरर पास कर दूंगा और वो एरर मैसेज हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपल सा मेथड है, बस सिंपल सा तरीका, इतना सोचना दिमाग में, ज़्यादा एकदम कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे सोचोगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और ऐसे तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी तरह के तुम्हारे कॉल बैक्स होते हैं उन सबको मैंने एक एक कैटेगराइज करके सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इवन पूरा प्रोग्राम से भी दिखा दिया कैसे रन होता है, उसकी टर्मिनोलॉजी बता दिया, क्या स्ट्रक्चर से रन हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें डिफाइन हो रही हैं, कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें एकदम बहुत ही क्लियर तरीके से बता दिया। बट फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और अभी बहुत सारी चीज़ें इस जावा प्लेलिस्ट पे लाने वाला हूँ जो कि बहुत ही हाईली यूज़फुल है, ठीक है, तुम्हारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर डेवलपर उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर कोई सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो उसके रिगार्डिंग। अगर मुझे अच्छा लगा कि हाँ इससे रिलेटेड भी वीडियो बना सकते हैं आपके लिए और हेल्पफुल होने वाला है, एक लार्ज ऑडियंस को कैप्चर करने वाला है, तो भाई मैं बिल्कुल उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा ताकि आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और बाकी अगर ऐसा छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल भी गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हो, ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। पर हाँ, कमेंट करना मत भूलना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, ठीक है, और कोड करते रहो थोड़ा सा। चलो मिलता हूँ, बाय।